Q1 किसी अर्थव्यवस्था में गरीबी की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। गरीबी का प्रकार का अर्थ है 1. निरपेक्ष गरीब, वे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और बुनियादी जीविका भी जुटा नहीं पाते। 2. दीर्घकालिक गरीब, वे लोग जिन्हें किसी भी समाज में दूसरों की तुलना में गरीब माना जाता है। 3. मंथन गरीब, वे लोग जो गरीबी से बाहर तो निकल आते हैं लेकिन आय की अस्थिरता के कारण बार बार गरीबी में चले जाते हैं। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। व्याख्या। युग्म 1 सही है। निरपेक्ष गरीबी एब्सोल्यूट पॉवर्टी का अर्थ है जब लोग अपनी बुनियादी जरूरतों भोजन, कपड़े, आश्रय को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। युग्म 2 गलत है। जो लोग समाज में दूसरों की तुलना में गरीब माने जाते हैं उन्हें सापेक्ष गरीब रिलेटिव पॉवर्टी कहा जाता है। दीर्घकालिक गरीब वे होते हैं जो हमेशा या अधिकांश समय गरीब रहते हैं। युग्म 3 सही है। मंथन गरीब चर्निंग पुअर, वे लोग हैं जो अक्सर गरीबी रेखा के ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, जैसे छोटे किसान या आकस्मिक मजदूर। Q2 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले गरीबी रेखा की अवधारणा पेश की थी? ए. R.C. दत्त, बी. A.K. अलग, C.D.T. लकड़ावाला, डी. होल, दादाभाई नौरोजी। व्याख्या। विकल्प डी सही है। दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहले जेल निर्वाह लागत जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार पर गरीबी रेखा की अवधारणा पेश की थी। विकल्प ए, बी, सी गलत हैं। R.C. दत्त ने आर्थिक इतिहास पर काम किया, जबकि अलग 1979 और लकड़ावाला 1993 समितियों का गठन स्वतंत्रता के बहुत बाद गरीबी आकलन के लिए किया गया था। Q3 भारत में गरीबी के अनुमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हेडकाउंट अनुपात का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए. होल, ये उन लोगों का अनुपात है जिनकी आय गरीबी रेखा से नीचे है। बी. होल, यह उन लोगों का अनुपात है जिनकी आय गरीबी रेखा से ऊपर है। सी. उन लोगों का अनुपात है जिनकी आय राष्ट्रीय औसत आय से कम है। डी. यह उन लोगों का अनुपात है जो जनसंख्या के सबसे गरीब 10% वर्ग से संबंधित हैं। व्याख्या। विकल्प ए सही है। हेड काउंट रेशियो HCR कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत को मापता है। विकल्प बी, सी, डी गलत हैं। ये विकल्प गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों, सापेक्ष आय असमानता या विशिष्ट आय वर्ग की बात करते हैं जो HCR की परिभाषा नहीं है। Q4 विश्व बैंक ने लर्निंग पॉवर्टी की अवधारणा पेश की है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए. वयस्क जनसंख्या का वह प्रतिशत जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख नहीं सकता। बी. होल, उन बच्चों का प्रतिशत जो आर्थिक गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाते। सी. होल, गरीबी के कारण प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाने वाले बच्चों का प्रतिशत। डी. 10 वर्ष की आयु के उन बच्चों का प्रतिशत जो सरल पाठ को पढ़ और समझ नहीं सकते। व्याख्या। विकल्प डी सही है। विश्व बैंक के अनुसार लर्निंग पॉवर्टी का अर्थ है 10 साल की उम्र तक एक छोटा, उम्र उपयुक्त पाठ पढ़ने और समझने में असमर्थ होना। विकल्प ए, बी, सी गलत हैं। ये साक्षरता दर या स्कूल छोड़ने की दर से संबंधित सामान्य परिभाषाएं हैं, न कि विशिष्ट लर्निंग पॉवर्टी सूचकांक की। Q5 कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस रूपरेखा को जैव विविधता सम्मेलन CBD के COP 15 में अपनाया गया था। 2. इसका लक्ष्य 2030 तक विश्व के 30% भूमि और समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा और संरक्षण करना है। 3. इस ढांचे के अंतर्गत एक लक्ष्य 2030 तक खाद्यान्न की बर्बादी को समाप्त करना है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए. केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। व्याख्या। कथन 1 और 2 सत्य हैं। इसे दिसंबर 2022 में COP 15 के दौरान अपनाया गया था। इसका एक मुख्य लक्ष्य 30x30 है, यानी 2030 तक 30% ग्रह का संरक्षण। कथन 3 गलत है। लक्ष्य खाद्यान्न की बर्बादी को समाप्त करना नहीं, बल्कि इसे 2030 तक आधा 50% कम करना है। Q6 भारत में किसी निश्चित वर्ष में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य की तुलना में अधिक हैं, क्योंकि ए. सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP राज्य दर राज्य भिन्न होता है। बी. होल, औसत प्रति व्यक्ति आय राज्य दर राज्य भिन्न होती है। सी. होल, मूल्य स्तर राज्य दर राज्य अलग अलग होते हैं। डी. होल,
मानव विकास का स्तर राज्य दर राज्य भिन्न होता है। व्याख्या। विकल्प सी सही है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण उपभोग बास्केट के आधार पर होता है। चूंकि अलग अलग राज्यों में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें प्राइस लेवल्स अलग होती हैं, इसलिए गरीबी रेखा की मौद्रिक सीमा भी भिन्न होती है। विकल्प ए बी डी गलत हैं। जीएसडीपी आय और मानव विकास सूचकांक आर्थिक स्थिति दर्शाते हैं, लेकिन वे सीधे तौर पर आधिकारिक गरीबी रेखा प्राइस बेस्ड थ्रेशोल्ड तय करने का मुख्य कारण नहीं है। Q7 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। 2. यह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे आयामों के आधार पर बहुआयामी गरीबी को मापता है। 3. यह गरीबी को मापने के लिए सीधे तौर पर आय जैसे आर्थिक मानदंडों का उपयोग नहीं करता है। 4. वैश्विक MPI 2024 के अनुसार दुनिया में बहुआयामी गरीब लोगों की संख्या सबसे अधिक भारत में है। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। व्याख्या। कथन 1 और 2 सत्य हैं। MPI को UNDP और OPHI द्वारा 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर और 10 संकेतकों के आधार पर जारी किया जाता है। कथन 3 सत्य है। ये आय के बजाय अभाव डेप्रिवेशन पर आधारित है। कथन 4 सत्य है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार गरीबी में बड़ी कमी के बावजूद जनसंख्या के आकार के कारण दुनिया में गरीबों की सर्वाधिक संख्या अभी भी भारत में है। Q8 समृद्धि अंतराल के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह मापता है कि समृद्धि के मानक स्तर को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आय को किस सीमा तक बढ़ाया जाना चाहिए। 2. इसे 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा अपनाया गया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या। कथन 1 सत्य है। समृद्धि अंतराल प्रॉस्पेरिटी गैप यह देखता है कि औसत आय को वांछित स्तर जैसे $25 प्रतिदिन तक ले जाने के लिए कितनी वृद्धि की आवश्यकता है। कथन 2 गलत है। इस अवधारणा को विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रमुखता से उपयोग किया गया है, न कि IMF द्वारा। Q9 निम्नलिखित पर विचार करें। 1. स्वयं सहायता समूहों SHG को बढ़ावा देना। 2. शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम का उचित कार्यान्वयन। 3. देश के सभी गरीबों को कवर करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का विस्तार। 4. अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम। 5. प्रगतिशील कराधान प्रणाली को अपनाना। उपर्युक्त में से कितने भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देंगे? A होल केवल 2, B होल केवल 3, C होल केवल 4, D होल सभी 5। व्याख्या। सभी पांचों बिंदु सही हैं। समावेशी विकास का अर्थ है समाज के हर वर्ग विशेषकर वंचितों तक विकास का लाभ पहुंचाना। SHG महिला सशक्तिकरण करते हैं। RTE शिक्षा सुनिश्चित करता है। PDS खाद्य सुरक्षा देता है। कौशल विकास रोजगार क्षमता बढ़ाता है और प्रगतिशील कर अमीरों पर अधिक कर असमानता कम करता है। Q10 निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस RSV के लिए वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? A होल संयुक्त राज्य अमेरिका, B यूनाइटेड किंगडम, C होल कनाडा, D होल ऑस्ट्रेलिया। व्याख्या। विकल्प A सही है। मई 2023 में अमेरिका के FDA ने 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों के लिए दुनिया की पहली RSV वैक्सीन RXV को मंजूरी दी थी। विकल्प B C D गलत हैं। हालांकि बाद में अन्य देशों ने भी इसे मंजूरी दी, लेकिन पहल अमेरिका ने की थी। Q11 भारत में गरीबी आकलन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। 1. अलग समिति। 2. VM दांडेकर और N रथ समिति। 3. लकड़ावाला समिति। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A 213B 231C 123D 132। व्याख्या। सही क्रम। 1. VM दांडेकर और N रथ 1971। इन्होंने पहली बार कैलोरी खपत के आधार पर व्यवस्थित रूप से गरीबी का आकलन किया। 2. अलग समिति 1979। इन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी मानदंड 2400 और 2100 निर्धारित किए। 3. लकड़ावाला समिति 1993। इन्होंने राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं की सिफारिश की थी। Q12 गरीबी आकलन पर तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसने गरीबी का अनुमान लगाने के लिए मिश्रित संदर्भ अवधि
एमआरपी का उपयोग करने की सिफारिश की। 2. इसने गरीबी आकलन के लिए कैलोरी आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर उपभोग आधारित दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की। 3. इसने राज्य स्तरीय ग्रामीण और शहरी गरीबी अनुमान निकालने के लिए अखिल भारतीय शहरी गरीबी रेखा को संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए. हॉल केवल 1 और 3, बी. केवल 1 और 2, सी. हॉल केवल 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन 1 सत्य है। तेंदुलकर समिति 2009 ने यूआरपी के स्थान पर एमआरपी मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड का उपयोग किया। कथन 2 सत्य है। इन्होंने केवल कैलोरी के बजाय स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले खर्च को भी शामिल कर व्यापक उपभोग बास्केट की बात की। कथन 3 सत्य है। समिति ने शहरी गरीबी रेखा की टोकरी बास्केट को ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी मानक माना ताकि क्रय शक्ति समानता बनी रहे। Q13 निम्नलिखित पर विचार करें। 1. 2030 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन MMT ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन। 2. अमोनिया उत्पादन में जीवाश्म ईंधन आधारित हाइड्रोजन के स्थान पर ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग। 3. 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 100 MMT की कमी लाना। उपर्युक्त में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत लक्ष्य हैं? ए. हॉल केवल 1 और 2, बी. केवल 2, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन 1 और 2 सत्य हैं। मिशन का मुख्य लक्ष्य 2030 तक कम से कम 5 MMT वार्षिक उत्पादन क्षमता विकसित करना और उद्योगों जैसे अमोनिया रिफाइनरी में इसका उपयोग बढ़ाना है। कथन 3 गलत है। मिशन का लक्ष्य 2030 तक वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को लगभग 50 MMT कम करना है, न कि 100 MMT। Q14 मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमर्त्य सेन द्वारा दिए गए क्षमता दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए. यह समाज के सभी व्यक्तियों को समान संसाधन उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। बी. होल यह व्यक्तिगत आय और उपभोग के स्तर के आधार पर कल्याण का मूल्यांकन करता है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से मानव विकास पर जोर देता है। डी. होल यह संसाधनों के कुशल आवंटन के माध्यम से आर्थिक उत्पादन को अधिकतम करने पर केंद्रित है। व्याख्या: विकल्प सी सही है। अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण कैपेबिलिटी अप्रोच इस बात पर जोर देता है कि विकास केवल आय बढ़ना नहीं है, बल्कि व्यक्तियों की ये क्षमता बढ़ाना है कि वे क्या कर सकते हैं और क्या बन सकते हैं। विकल्प ए, बी, डी गलत हैं। ये क्रमशः केवल संसाधन समानता, उपयोगितावाद, आय और दक्षता उत्पादन पर केंद्रित हैं, जो सेन के दर्शन के मुख्य केंद्र नहीं है। Q15 आर्टेमिस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग के लिए बाध्यकारी सिद्धांतों का एक समूह है। 2. भारत आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करता है। 3. आर्टेमिस समझौते में 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि पर आधारित सिद्धांतों के लिए साझा दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए. होल केवल 1 और 2, बी. होल केवल 2 और 3, सी. केवल 3, डी. होल केवल 1 और 3। व्याख्या: कथन 1 गलत है। ये सिद्धांत कानूनी रूप से बाध्यकारी नॉन बाइंडिंग नहीं है, बल्कि स्वैच्छिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कथन 2 सही है। भारत ने जून 2023 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। कथन 3 सही है। ये 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी के सिद्धांतों को नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए व्यावहारिक रूप देने पर आधारित है। Q16 भारत में निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. समान संदर्भ अवधि यूआरपी पद्धति में लोगों से एक निश्चित अवधि में उनके उपभोग व्यय के बारे में पूछा जाता है। 2. मिश्रित संदर्भ अवधि एमआरपी के अंतर्गत 1 वर्ष की अवधि में कपड़े, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी कम खरीदी जाने वाली वस्तुओं का डेटा एकत्र किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए. होल केवल 1, बी. होल केवल 2, सी. होल 1 और 2, दोनों डी. होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन 1 सही है। यूआरपी में पिछले 30 दिनों के उपभोग व्यय का डेटा लिया जाता है। कथन 2 सही है। एमआरपी में बार बार खरीदी जाने वाली वस्तुओं, भोजन आदि के लिए 30 दिन और कम खरीदी जाने वाली वस्तुओं, कपड़े, टिकाऊ सामान के लिए 365 दिन 1 वर्ष की अवधि का उपयोग होता है। Q17 अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कुज़नेट्स वक्र किसके बीच संबंध को दर्शाता है? ए. आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति, बी. रोजगार और तकनीकी उन्नति, सी. जनसंख्या वृद्धि और खाद्य आपूर्ति, डी. आर्थिक विकास और आय असमानता। व्याख्या: विकल्प डी सही है।
कुज़निट्ज़ वक्र के अनुसार विकास के शुरुआती चरणों में आय असमानता बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित आय स्तर के बाद यह घटने लगती है। अन्य विकल्प गलत हैं। ये अन्य आर्थिक सिद्धांतों जैसे फिलिप्स कर्व या माल्थस सिद्धांत से संबंधित हो सकते हैं। Q18 अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कभी कभी समाचारों में दिखने वाला पाल्मा अनुपात किसका माप है? ए होल आय असमानता, बी होल शेयर बाजार में अस्थिरता, सी होल किसी क्षेत्र में रुग्णता, डी फसल की कीमतों में अस्थिरता। व्याख्या। विकल्प ए सही है। पाल्मा अनुपात सबसे अमीर 10% आबादी और सबसे गरीब 40% आबादी की सकल राष्ट्रीय आय के हिस्सों का अनुपात है। अन्य विकल्प गलत हैं। शेयर बाजार या फसल की कीमतों के लिए अलग सूचकांकों का उपयोग होता है। Q19 निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में समाचारों में देखे गए शब्द डार्क फैक्ट्रीज का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए पूर्णतः स्वचालित कारखाने जो न्यूनतम या बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के संचालित होते हैं। बी होल वे कारखाने जो स्वयं को वास्तविकता से अधिक पर्यावरण अनुकूल प्रदर्शित करते हैं। सी होल ऐसे कारखाने जो सक्रिय व्यावसायिक परिचालन या महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के बिना हैं। डी वे कारखाने जो सरकार की अनुमति के बिना अवैध या अनधिकृत सामान का उत्पादन करते हैं। व्याख्या। विकल्प ए सही है। डार्क फैक्ट्रीज लाइट्स आउट फैक्ट्रीज पूरी तरह रोबोटिक होती हैं, जहां इंसानों की जरूरत न होने के कारण लाइट जलाने की भी आवश्यकता नहीं होती। अन्य विकल्प गलत हैं। विकल्प बी ग्रीन वॉशिंग से संबंधित है, जबकि विकल्प सी शेल कंपनियों की परिभाषा के करीब है। Q20 यूरोपीय संघ EU द्वारा हाल ही में पारित डिजिटल सेवा अधिनियम किस पर केंद्रित है? ए उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामग्री को विनियमित करना। बी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में डिजिटल अवसंरचना को बढ़ाना। सी यूरोपीय संघ के भीतर डिजिटल मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना। डी नागरिकों के लिए डिजिटल पहचान ढांचा विकसित करना। व्याख्या। विकल्प ए सही है। यह कानून अवैध सामग्री को हटाने और ऑनलाइन विज्ञापन पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बड़े तकनीकी प्लेटफॉर्मों को जवाबदेह बनाता है। अन्य विकल्प गलत हैं। ये डिजिटल बुनियादी ढांचे या ई पहचान से संबंधित अन्य पहलों के भाग हो सकते हैं। Q21 अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किसी देश में गिनी गुणांक में वृद्धि दर्शाती है। ए देश में लोगों के बीच आय असमानताओं में वृद्धि। बी देश में लोगों के बीच आय असमानताओं में कमी। सी किसी देश में नागरिकों की औसत आय में कमी। डी किसी देश में नागरिकों की औसत आय में वृद्धि। व्याख्या। विकल्प ए सही है। गिनी गुणांक 0 से 1 के बीच होता है। इसमें वृद्धि का अर्थ है समाज में आय या धन का वितरण अधिक असमान हो रहा है। विकल्प बी गलत है। गुणांक में कमी असमानता कम होने को दर्शाती है। Q22 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। रोजगार संकेतक। परिभाषा। 1 श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR जनसंख्या में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत। 2 श्रम बल भागीदारी दर LFPR कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत जो या तो काम कर रही है या काम की तलाश में है। 3 बेरोजगारी दर जनसंख्या का वह प्रतिशत जो बेरोजगार है। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। व्याख्या। युग्म 1 सही है। WPR कुल जनसंख्या में कार्यरत लोगों का प्रतिशत है। युग्म 2 सही है। LFPR उन लोगों को दर्शाता है जो सक्रिय रूप से श्रम बाजार का हिस्सा हैं। युग्म 3 गलत है। बेरोजगारी दर की गणना कुल जनसंख्या पर नहीं बल्कि श्रम बल लेबर फोर्स के प्रतिशत के रूप में की जाती है। Q23 2023-24 में भारत के रोजगार परिदृश्य के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करें। 1 सेवाएं। 2 उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग। 3 निर्माण कंस्ट्रक्शन। भारत में कुल रोजगार में उनकी हिस्सेदारी के अनुसार उपरोक्त क्षेत्रों को आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करें। ए 3-2-1, बी 3-1-2, सी 2-1-3, डी 2-1-3, डी 2-3-1। व्याख्या। सही क्रम कम से अधिक। विनिर्माण प्रोडक्शन लेस देन निर्माण, कंस्ट्रक्शन लेस देन सेवाएं सर्विसेज। हालिया आंकड़ों के अनुसार निर्माण क्षेत्र में विनिर्माण की तुलना में अधिक रोजगार हिस्सेदारी देखी गई है। Q24 किसी अर्थव्यवस्था में प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आय श्रम की सीमांत उत्पादकता लगभग 0 है। 2 वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात 0 होगा। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं ए होल केवल आई, बी होल केवल 2,
सी होल आई और दो, दोनों डी होल न तो आई और न ही दो। व्याख्या। कथन आई सही है। प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी में जरूरत से ज्यादा लोग काम पर लगे होते हैं, जिससे अतिरिक्त श्रमिक को हटाने पर उत्पादन कम नहीं होता। कथन दो गलत है। आईसीओआर पूंजी उत्पादन अनुपात का संबंध निवेश और उत्पादन वृद्धि से है। यह प्रच्छन्न बेरोजगारी की प्रत्यक्ष परिभाषा नहीं है। Q25 वैश्विक अवसंरचना और निवेश हेतु साझेदारी PGII के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। I यह 7 देशों के समूह G7 की एक पहल है। 2 इसका उद्देश्य चीन की बेल्ट एंड रोड पहल BRI का मुकाबला करना है। 3 यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सतत अवसंरचना के विकास पर केंद्रित है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A केवल I, B केवल 2 और 3, C केवल I और 3, D I 2 और 3। व्याख्या। सभी कथन सही हैं। PGII को G7 द्वारा चीन के BRI के पारदर्शी और सतत विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया था, ताकि विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के लिए वित्त उपलब्ध कराया जा सके। Q26 राहुल 15 वर्षों से अधिक समय से एक कपड़ा निर्माण इकाई में मशीन ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा है। हाल ही में कारखाने ने पूरी तरह से स्वचालित मशीनों को अपनाया है, जिसके लिए उन्नत प्रोग्रामिंग कौशल की आवश्यकता होती है। चूंकि राहुल के पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने अपनी नौकरी खो दी। सक्रिय रूप से काम की तलाश करने के बावजूद वो एक समान नौकरी पाने में असमर्थ रहा है, क्योंकि अब अधिकांश कारखाने तकनीकी और कंप्यूटर कौशल वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते हैं। उपर्युक्त स्थिति में निम्नलिखित में से बेरोजगारी के किस प्रकार का सबसे अच्छा वर्णन किया गया है? A खोल घर्षणात्मक बेरोजगारी, B चक्रीय बेरोजगारी, C संरचनात्मक बेरोजगारी, D मौसमी बेरोजगारी। व्याख्या। विकल्प सी सही है। संरचनात्मक बेरोजगारी तब होती है जब बाजार में उपलब्ध नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल और श्रमिकों के पास मौजूद कौशल के बीच अंतर मिसमैच आ जाता है। अन्य विकल्प गलत हैं। घर्षणात्मक नौकरी बदलने के बीच का समय, चक्रीय आर्थिक मंदी और मौसमी विशिष्ट मौसम में काम न होना यहां लागू नहीं होते। Q27 रोजगार लोच एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 यह किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन या आर्थिक विकास में 1% परिवर्तन के परिणामस्वरूप रोजगार में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। 2 भारत में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र में रोजगार लोच सबसे अधिक है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या। कथन 1 सही है। यह सूचकांक बताता है कि GDP में वृद्धि रोजगार पैदा करने में कितनी प्रभावी रही है। कथन 2 गलत है। भारत में कृषि क्षेत्र में रोजगार लोच बहुत कम या नकारात्मक रही है, जॉबलेस ग्रोथ, जबकि सेवाओं या निर्माण में ये तुलनात्मक रूप से बेहतर हो सकती है। Q28 भारत में नियोजित अनियत मजदूरों कैजुअल लेबरर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि EPF योजना के अंतर्गत कवरेज के हकदार हैं। 2 सभी अनियत मजदूर श्रम कानूनों के अनुसार नियमित कार्य समय एवं समयोपरि ओवरटाइम भुगतान के हकदार हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या। कथन 1 गलत है। EPF कवरेज के लिए विशिष्ट शर्तें, जैसे प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की संख्या होती हैं, सभी अनियत मजदूर इसके दायरे में नहीं आते। कथन 2 सही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और विभिन्न श्रम कानूनों, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अनियत मजदूरों को भी नियमित कार्य घंटे और ओवरटाइम के अधिकार प्राप्त हैं। Q29 राष्ट्रीय निवेश कोष NIF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 इसका गठन भारत की संचित निधि से विनिवेश आय को विनियोजित करके किया गया था। 2 NIF के कोष का प्रबंधन वैश्विक अनुभव वाले चयनित निजी वित्तीय संस्थानों द्वारा किया जाता है। 3 NIF से प्राप्त आय का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित चयनित सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जा सकता है। 4 इसका प्रशासन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 3, B केवल 1, 3 और 4, C केवल 1, 2 और 3, D केवल 1 और 3। व्याख्या। कथन 1 और 3 सही हैं। NIF का गठन 2005 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त धन को रखने के लिए किया गया था।
इसकी आय का 75% हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सामाजिक योजनाओं में खर्च किया जाता है। कथन 2 गलत है। इस कोष का प्रबंधन सार्वजनिक क्षेत्र के फंड मैनेजरों जैसे SBI, LIC और UTI द्वारा किया जाता है, न कि निजी संस्थानों द्वारा। कथन 4 गलत है। इसका प्रशासन वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAM द्वारा किया जाता है। Q30 वैश्विक मृदा भागीदारी GSP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह विश्व आर्थिक मंच की एक पहल है जिसका उद्देश्य विश्व भर में सतत मृदा प्रबंधन को बढ़ावा देना है। 2. इसका लक्ष्य 2030 तक विश्व की कम से कम 50% मृदा के स्वास्थ्य में सुधार करना है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या। कथन 1 गलत है। GSP ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप खाद्य और कृषि संगठन FAO की एक पहल है, न कि विश्व आर्थिक मंच की। कथन 2 सही है। इसका एक प्रमुख विजन 2030 तक वैश्विक स्तर पर मृदा स्वास्थ्य और उसके सतत प्रबंधन में सुधार करना है। Q31 प्राकृतिक बेरोजगारी दर एक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर को संदर्भित करती है, जहां A अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति में वृद्धि के बिना अपनी पूर्ण दक्षता से कार्य कर रही है। B होल सरकार नीतियों या योजनाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर में परिवर्तन करने से बचती है। C श्रम शक्ति का कौशल अर्थव्यवस्था में उद्योग की आवश्यकताओं से मेल नहीं खाता। D होल मांग कम होने के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अचानक कम हो जाती है। व्याख्या। विकल्प A सही है। इसे NAIRU नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। यह बेरोजगारी का वो स्तर है जो तब बना रहता है जब श्रम बाजार संतुलन में होता है और मुद्रास्फीति स्थिर रहती है। अन्य विकल्प गलत हैं। विकल्प C संरचनात्मक बेरोजगारी का वर्णन करता है और विकल्प D मांग की कमी से उत्पन्न चक्रीय बेरोजगारी से संबंधित है। Q32 बेरोजगारी माप विधियों और उनकी विशेषताओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तरीका। विशेषता 1. यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस UPS पिछले 7 दिनों के दौरान बिताए गए प्रमुख समय के आधार पर रोजगार को आकलित करता है। 2. करंट वीकली स्टेटस CWS पिछले 7 दिनों में कम से कम 1 घंटे के काम के आधार पर रोजगार की स्थिति को आकलित करता है। 3. करंट डेली स्टेटस CDS संदर्भ सप्ताह के दौरान दिन प्रतिदिन के आधार पर रोजगार को आकलित करता है। ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। व्याख्या। युग्म 1 गलत है। UPS पिछले 365 दिनों 1 वर्ष के संदर्भ में रोजगार की स्थिति मापता है, न कि 7 दिनों में। युग्म 2 सही है। CWS में संदर्भ अवधि पिछले 7 दिन होती है और यदि व्यक्ति ने कम से कम 1 घंटा काम किया है तो उसे नियोजित माना जाता है। युग्म 3 सही है। CDS हर दिन के हिसाब से काम के घंटों को मापता है और ये बेरोजगारी का सबसे सटीक चित्र प्रस्तुत करता है। Q33 अर्थशास्त्र के संदर्भ में बेरोजगारी जाल अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप शब्द का क्या अर्थ है? A ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति कौशल या शिक्षा की कमी के कारण रोजगार पाने में असमर्थ हों। B फोल ऐसी स्थिति जहां बेरोजगारी, निर्धनता और कुपोषण एक नकारात्मक चक्र में कार्य करते हैं। C फोल ऐसी स्थिति जहां बेरोजगारी लाभ प्राप्त करने से व्यक्ति काम करने के लिए हतोत्साहित हो जाता है। D ऐसी परिस्थिति जहां सरकारी प्रतिबंध बेरोजगारों को औपचारिक श्रम बल में शामिल होने से रोकते हैं। व्याख्या। विकल्प C सही है। जब सरकार द्वारा दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते या लाभ इतने अधिक होते हैं कि व्यक्ति को नौकरी करने से मिलने वाली आय और भत्ते में बहुत कम अंतर दिखता है, तो वह काम न करना ही बेहतर समझता है। अन्य विकल्प गलत हैं। ये सामान्य बेरोजगारी या निर्धनता चक्र की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप की नहीं। Q34 हाल ही में समाचारों में देखा गया बेवरेज वक्र बेवरेज कर्व किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस आर्थिक संकेतक के बीच संबंध को दर्शाता है? A होल वेतन वृद्धि और मुद्रास्फीति का स्तर, B उत्पादकता वृद्धि और पूंजी निवेश, C होल श्रम बल भागीदारी और निर्धनता का स्तर, D होल बेरोजगारी दर और नौकरी रिक्ति दर। व्याख्या। विकल्प D सही है। बेवरेज वक्र बेरोजगारी दर क्षैतिज अक्ष और नौकरी रिक्तियों की दर लंबवत अक्ष के बीच व्युत्क्रम इनवर्स संबंध को दर्शाता है। अन्य विकल्प गलत हैं। विकल्प A फिलिप्स कर्व से संबंधित है। Q35 भारत में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण PSL मानदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये भारत के सभी बैंकों को अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण ANBC का 40% PSL के लिए आवंटित करने का आदेश देता है।
2. भारत में बायोमास आधारित विद्युत उत्पादक 30 करोड़ तक के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए पात्र हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन एक गलत है। 40% का लक्ष्य घरेलू वाणिज्यिक बैंकों और 20 से अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबीएस और लघु वित्त बैंकों एसएफबीएस के लिए यह लक्ष्य 75% है। कथन 2 सही है। नवीकरणीय ऊर्जा के तहत बायोमास आधारित बिजली संयंत्रों के लिए 30 करोड़ रुपए तक के ऋण को पीएसएल श्रेणी में शामिल किया गया है। Q36 राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना एनसीएस निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत एक मिशन मोड परियोजना है? ए. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, बी होल श्रम और रोजगार मंत्रालय, सी होल युवा मामले और खेल मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। व्याख्या: विकल्प बी सही है। एनसीएस श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है जो नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच एक सेतु का काम करता है। Q37 भारत के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में रहा सरकारी कार्यक्रम आधारशिला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित स्टार्टअप के विकास को समर्थन देना, बी. 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में अधिगम सीखने को बढ़ावा देना, सी. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित हाशिए पर उपस्थित वर्गों का कौशल विकास, डी. ग्रामीण महिला उद्यमियों को तकनीकी सहायता का प्रावधान। व्याख्या: विकल्प बी सही है। आधारशिला महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा है जो आंगनबाड़ियों में 3-6 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए बनाया गया है। Q38 अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा। 2. इसका वित्त पोषण पूर्णतः प्रधानमंत्री अनुसंधान अनुदान कोष से किया जाता है। 3. भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार NRF के शासी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2 और 3C केवल 3D केवल 1 और 3। व्याख्या: कथन एक सही है। ANRF का गठन NEP 2020 के तहत देश में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। कथन 2 गलत है। इसका वित्तपोषण केवल सरकारी अनुदान से नहीं बल्कि निजी क्षेत्र के निवेश और परोपकारी दान से भी किया जाना प्रस्तावित है। कथन 3 गलत है। प्रधानमंत्री इस फाउंडेशन के शासी बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। Q39 निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करें। 1. स्नातक परिणाम, 2. धारणा परसेप्शन, 3. आउटरीच और समावेशिता, 4. शिक्षण अधिगम और संसाधन, 5. अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास। उपर्युक्त में से कौन से मानक राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अंतर्गत आते हैं? A केवल 1, 3 और 4, B केवल 1, 3 और 5, C केवल 2, 4 और 5, D 1, 2, 3, 4 और 5। व्याख्या: विकल्प डी सही है। NIRF संस्थानों को 5 प्रमुख मापदंडों पर रैंक करता है। 1. शिक्षण और संसाधन, 2. अनुसंधान और अभ्यास, 3. स्नातक परिणाम, 4. आउटरीच और समावेशिता और 5. धारणा परसेप्शन। Q40 भारतीय रेलवे की कवच प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। 2. यदि चालक ट्रेन पर नियंत्रण रखने में असमर्थ हो तो कवच स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर काम करता है। 3. यह ट्रैक की स्थिति और ट्रेन की दिशा निर्धारित करने के लिए पटरियों के किनारे और स्टेशन यार्ड में लगाए गए RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस टैग का उपयोग करता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1 और 2, B होल केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। व्याख्या: सभी कथन सही हैं। कवच एक ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP सिस्टम है। ये ओवरस्पीडिंग को रोकता है, घने कोहरे में सिग्नल देखने में मदद करता है और डिवाइस की मदद से टक्कर रोकने के लिए खुद ब्रेक लगाता है। यह पूरी तरह मेक इन इंडिया पहल के तहत RDSO द्वारा विकसित है। Q41 वैश्विक भूख सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1.
ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फ द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। 2. बाल एवं किशोर मृत्यु दर तथा स्वच्छता सूचकांक के प्रमुख संकेतक हैं। 3. 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं ए होल केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी होल केवल 2, डी केवल 2 और 3। व्याख्या: कथन एक सही है। जीएचआई को यूरोपीय गैर सरकारी संगठनों कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। कथन 2 गलत है। इसके 4 संकेतक हैं: अल्पपोषण, अंडरनरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर। स्वच्छता इसका संकेतक नहीं है। कथन 3 गलत है। भारत की रैंकिंग दक्षिण एशिया में काफी नीचे है। श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों का प्रदर्शन भारत से बेहतर रहा है। Q42 पूर्व शिक्षण योजना की मान्यता रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का उल्लेख कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में किया जाता है? ए. श्रमिकों द्वारा पारंपरिक एवं अनौपचारिक माध्यमों से अर्जित कौशल का प्रमाणन। बी. फॉल दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों का नामांकन। सी. कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ग्रामीण और शहरी निर्धनों के लिए कुछ कुशल नौकरियां आरक्षित करना। डी. फॉल राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षुओं द्वारा अर्जित कौशल का प्रमाणन। व्याख्या: विकल्प ए सही है। आरपीएल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई का एक घटक है। इसका उद्देश्य उन लोगों के कौशल को प्रमाणित करना है जिन्होंने औपचारिक शिक्षा के बिना अनुभव या अनौपचारिक रूप से काम सीखा है। अन्य विकल्प गलत हैं। ये सामान्य शिक्षा नामांकन या आरक्षण से संबंधित हैं, न कि पूर्व शिक्षण मान्यता के विशिष्ट कौशल प्रमाणन से। Q43 निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करें। 1. स्वास्थ्य सेवाओं में सार्वजनिक निवेश। 2. स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना। 3. बेहतर शिक्षा और रोजगार के लिए लोगों का पलायन। 4. कृषि श्रमिकों को नई प्रौद्योगिकियों के बारे में प्रशिक्षण देना। उपर्युक्त में से कितने विकल्पों को मानव पूंजी निर्माण पर निवेश का भाग माना जाता है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। व्याख्या: सभी 4 विकल्प सही हैं। मानव पूंजी निर्माण के 5 मुख्य स्रोत हैं: शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण, सूचना प्राप्त करना और बेहतर अवसरों के लिए प्रवासन माइग्रेशन। मध्याह्न भोजन, स्वास्थ्य और पोषण स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा है। Q44 पीएम पोषण, पीएम पोषण, पोषण शक्ति निर्माण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 2. इसका उद्देश्य पूरे भारत में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को गर्म और पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना है। 3. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं ए होल केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी होल केवल 1 और 2, डी केवल 3। व्याख्या: कथन 1 गलत है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें केंद्र और राज्य लागत साझा करते हैं। कथन 2 सही है। ये सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पका हुआ पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करती है। कथन 3 गलत है। इस योजना का नोडल मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, न कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। Q45 यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग UNESCOIOC द्वारा हाल ही में जारी महासागर की परिस्थिति रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 20 वर्षों में महासागरों के गर्म होने की दर दोगुनी हो गई है। 2. रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 दशकों में बढ़ते तापमान और प्रदूषण के कारण महासागरों ने लगभग 30% ऑक्सीजन खो दी है। 3. रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के लगभग सभी देशों ने समुद्री वन बहाली और संरक्षण को अपनी राष्ट्रीय निर्धारित योगदान योजनाओं में शामिल किया है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं ए होल केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 2 और 3, डी केवल 2। व्याख्या: कथन 1 सही है। रिपोर्ट के अनुसार महासागरों के गर्म होने की दर में पिछले 2 दशकों में उल्लेखनीय वृद्धि लगभग दोगुनी देखी गई है। कथन 2 गलत है। महासागरों ने अपनी ऑक्सीजन का लगभग 2% खोया है, 30% नहीं। हालांकि डेड जोन बढ़ रहे हैं। कथन 3 गलत है। अभी भी बहुत कम देशों ने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जैसे मैंग्रोव या सीग्रास को अपने एनडीसी पेरिस समझौते के लक्ष्य में पूरी तरह शामिल किया है। Q46 हाल ही में सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ पादप कार्यक्रम CPP का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है?
ए, बागवानी फसलों के लिए रोगमुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देना। बी होल, अनाज और दालों के सूखा सहनशील बीज विकसित करना। सी खोल, जैविक उर्वरकों और कृषि के प्राकृतिक तरीकों के उपयोग को बढ़ावा देना। डी, देश में लंबे रेशे वाले कपास की उत्पादकता बढ़ाना। व्याख्या: विकल्प ए सही है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम का लक्ष्य किसानों को वायरस मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाले फल, बागवानी के पौधे उपलब्ध कराना है ताकि निर्यात और उत्पादन बढ़े। अन्य विकल्प गलत हैं। ये अन्य कृषि योजनाओं जैसे कपास मिशन या प्राकृतिक खेती से संबंधित हो सकते हैं। Q47 भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित सरकारी उपायों पर विचार करें। 1. सरकार द्वारा सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना। 2. सरकारी एजेंसियों द्वारा सूखा प्रतिरोधी बीज किस्म का विकास। 3. सरकार द्वारा फसलोपरांत भंडारण सुविधाओं की स्थापना। 4. सरकार द्वारा कृषि ऋण माफी। उपर्युक्त में से कितने विकल्पों को कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। व्याख्या: विकल्प बी सही है। सार्वजनिक निवेश, पब्लिक इन्वेस्टमेंट वो है जो दीर्घकालिक संपत्ति या क्षमता बनाता है। कथन 2 R&D और कथन 3 इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश हैं। कथन 1 और 4 गलत हैं। MSP और ऋण माफी सब्सिडी या हस्तांतरण भुगतान ट्रांसफर पेमेंट्स हैं। इन्हें निवेश नहीं माना जाता क्योंकि इनसे नई भौतिक संपत्ति का निर्माण नहीं होता। Q48 अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण नाफिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा आयोजित एक वार्षिक सर्वेक्षण है। 2. हाल ही में जारी सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि परिवारों की औसत मासिक आय गैर कृषि परिवारों की तुलना में कम है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन 1 गलत है। नाफिस नाबार्ड द्वारा किया जाता है, लेकिन यह वार्षिक नहीं है। पिछला 2016-17 में हुआ था और नया 2021-22 के लिए आया। कथन 2 गलत है। आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि परिवारों की औसत मासिक आय गैर कृषि परिवारों की तुलना में अधिक है। Q49 हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट विस्तार। प्रोजेक्ट विस्तार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. देश की सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करना। बी होल, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देना। सी होल, दूरदराज के गंतव्यों तक एयरलाइन सेवाओं का विस्तार करके क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाना। डी. किसानों के लिए कृषि विस्तार सेवाओं को आसानी से सुलभ बनाना। व्याख्या: विकल्प डी सही है। प्रोजेक्ट विस्तार का उद्देश्य किसानों को AI आधारित सलाह, मौसम की जानकारी और कृषि संबंधी तकनीकी सहायता डिजिटल माध्यम से आसानी से पहुंचाना है। Q50 राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा का प्रीफायर मिशन PREFIRE मिशन, जो कभी कभी समाचारों में आता है, का उद्देश्य है: ए. सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना। बी होल, चंद्रमा पर प्रथम महिला के उतरने का मार्ग प्रशस्त करना। सी होल, बिग बैंग के बाद बनी पहली आकाशगंगा और चमकदार वस्तुओं का अध्ययन करना। डी. पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से ऊष्मा विकिरण और पृथ्वी की जलवायु पर इसके प्रभाव को मापना। व्याख्या: विकल्प डी सही है। PREFIRE पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट 2 छोटे उपग्रहों का मिशन है जो यह मापेगा कि आर्कटिक और अंटार्कटिक से कितनी गर्मी अंतरिक्ष में वापस जाती है। Q51 निम्नलिखित घटकों पर विचार करें। 1. परिवहन के दौरान नुकसान। 2. श्रम एवं परिवहन शुल्क। 3. भंडारण के लिए राज्य सरकारों को दिया जाने वाला शुल्क। उपर्युक्त घटकों में से कितने घटक भारतीय खाद्य निगम FCI के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत का भाग बनते हैं? ए होल केवल 1, बी होल, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। व्याख्या: तीनों सही हैं। FCI की आर्थिक लागत में 3 चीजें शामिल होती हैं। 1. MSP खरीद मूल्य। 2. खरीद आकस्मिकताएं जैसे टैक्स, राज्यों को शुल्क, श्रम। और 3. वितरण लागत, भंडारण, परिवहन और होने वाला नुकसान। Q52 कृषि विज्ञान केंद्रों KVKS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इनकी स्थापना अशोक दलवई समिति की रिपोर्ट की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। 2. इनका पूर्ण वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। 3. वे मुख्य रूप से किसानों को कृषि आगतें, इनपुट खरीदने के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी
उपरोक्त में से कोई नहीं। व्याख्या: कथन एक गलत है। केवीके की स्थापना 1974 में मोहन सिंह मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर हुई थी। कथन दो सही है। केवीके 100% केंद्र सरकार आयकर द्वारा वित्त पोषित होते हैं। कथन तीन गलत है। केवीके का काम तकनीकी प्रसार, प्रशिक्षण और परीक्षण करना है। वे ऋण क्रेडिट प्रदान नहीं करते हैं। ऋण का काम बैंक और सहकारी समितियां करती हैं। Q53 महामारी निधि परियोजना पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। 2. इसका उद्देश्य भविष्य में महामारी की तैयारी के लिए सहयोगात्मक निगरानी और नैदानिक तत्परता को सशक्त करना है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन एक गलत है। इस फंड की मेजबानी विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक द्वारा की जाती है, न कि WHO द्वारा। हालांकि WHO इसमें तकनीकी सहायता प्रदान करता है। कथन दो सही है। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य की महामारियों को रोकने और उनके लिए स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारी, निगरानी और लैब क्षमता को बेहतर बनाना है। Q54 डिजिटल कृषि मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मिशन का उद्देश्य कृषि से संबंधित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI बनाना और डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण DGCES को लागू करना है। 2. एग्री-स्टैक और मृदा प्रोफाइल मानचित्रण मिशन के प्रमुख घटक हैं। 3. ये सिंचाई और मशीनीकरण सहित विकास परियोजनाओं के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1 और 2, B केवल 2, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। इस मिशन का मुख्य केंद्र एग्री-स्टैक, किसानों का डिजिटल डेटाबेस, डिजिटल मृदा मानचित्रण और फसल सर्वेक्षण जैसी तकनीक आधारित संरचना तैयार करना है। कथन 3 गलत है। यह मिशन मुख्य रूप से डिजिटल समाधानों पर केंद्रित है, न कि पारंपरिक भौतिक परियोजनाओं जैसे सिंचाई या मशीनीकरण के निर्माण के लिए। Q55 सूक्ष्म शैवाल माइक्रो एल्गी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सूक्ष्म शैवाल सूक्ष्म जीवों का समूह है जो सागरीय और स्वच्छ जल दोनों पारिस्थितिकी प्रणालियों में रहते हैं। 2. वे मुख्यतः स्वपोषी हैं। 3. इनका उपयोग मानव और पशु दोनों के आहार में प्रोटीन स्रोत के रूप में किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? A होल केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। व्याख्या: सभी कथन सही हैं। माइक्रो एल्गी पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी करते हैं। इनमें प्रोटीन की उच्च मात्रा होती है, इसलिए इनका उपयोग सप्लीमेंट्स और पशु चारे के रूप में किया जाता है। Q56 प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह कार्यक्रम कृषि उत्पादकता और ऋण पहुंच बढ़ाने के लिए निम्न उत्पादकता वाले जिलों को कवर करेगा। 2. इसका वित्त पोषण केंद्र सरकार तथा एशियाई विकास बैंक द्वारा किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन एक सही है। इस योजना का लक्ष्य पिछड़े जिलों में खेती की उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाना है। कथन 2 गलत है। यह केंद्र सरकार की अपनी योजना है। इसमें एशियाई विकास बैंक के प्रत्यक्ष वित्त पोषण का उल्लेख प्राथमिक रूप से नहीं है। Q57 मखाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक जलीय फसल है जिसके विकास के लिए आर्द्र वातावरण की आवश्यकता होती है। 2. यह केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के देशों में पाया जाता है। 3. भारत में बिहार इसके उत्पादन और प्रसंस्करण में अग्रणी राज्य है। 4. 2025-2026 के केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? A होल केवल 1 और 4, B केवल 2 और 3, C केवल 1, 3 और 4, D 1, 2, 3 और 4। व्याख्या: कथन 1 और 3 सही है। मखाना पानी में उगता है और बिहार दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 80-90% हिस्सा पैदा करता है। कथन 2 गलत है। हालांकि ये एशिया में प्रमुख है, लेकिन ये केवल इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। इसके कुछ जंगली रूप अन्यत्र भी पाए जा सकते हैं। कथन 4 सही है। सरकार ने इसके निर्यात और विकास को बढ़ावा देने के लिए नए उपायों की घोषणा की है। Q58 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के संरक्षण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य प्रबंधन। 2.
खाद्य प्रणाली में परिवर्तन जैसे मांग पक्ष उपाय और मूल्य श्रृंखला सुधार। 3. जलवायु प्रवासियों को समायोजित करने के लिए शहरी अवसंरचना का विस्तार। 4. खाद्य सुरक्षा के लिए फसलों, पशुधन, जलीय कृषि और मत्स्य पालन का प्रबंधन। 5. जलवायु जोखिमों के प्रबंधन के लिए किसानों को सेवाएं प्रदान करना। उपर्युक्त में से कितने जलवायु स्मार्ट कृषि CSA के घटक हैं? ए होल केवल 2, बी होल केवल 3, सी होल केवल 4, डी होल सभी 5। व्याख्या। विकल्प सी सही है। कथन 1, 2, 4 और 5 सीधे तौर पर कृषि उत्पादन और जलवायु अनुकूलन से जुड़े हैं। कथन 3 शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित है, जो कृषि प्रबंधन CSA का सीधा हिस्सा नहीं माना जाता। Q59 स्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? ए होल श्रम और रोजगार मंत्रालय, बी होल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सी होल ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी होल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। व्याख्या। विकल्प बी सही है। स्माइल का अर्थ है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय की योजना है। Q60 भारत में टाइगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये भारत का एकमात्र बाघ अभयारण्य है जिसकी सीमा 2 राज्यों तक फैली हुई है। 2. यह भारत में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या। कथन 1 गलत है। पेंच और MP और महाराष्ट्र के अलावा कान्हा और अन्य रिजर्व भी अंतर्राज्यीय सीमाओं पर हो सकते हैं। कथन 2 गलत है। भारत में सबसे बड़ा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट CTH नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश है। Q61 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। आर्थिक गतिविधि क्षेत्र। 1. डेयरी फार्मिंग। द्वितीय क्षेत्र। 2. कपड़ा बुनना। प्राथमिक क्षेत्र। 3. कानूनी सलाह प्रदान करना। तृतीय क्षेत्र। 4. लौह अयस्क खनन। प्राथमिक क्षेत्र। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। व्याख्या। युग्म 3 और 4 सही हैं। कानूनी सलाह सेवा तृतीयक है और खनन कच्चे माल का निष्कर्षण प्राथमिक है। युग्म 1 और 2 गलत हैं। डेयरी फार्मिंग प्राथमिक क्षेत्र है और कपड़ा बुनना विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र है। Q62 डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. DILRMP ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 2. DILRMP के प्रमुख घटकों में से एक है भू-संपत्ति मानचित्रों का डिजिटलीकरण और भू-संदर्भन। 3. यह कार्यक्रम संविधान की अनुसूची 8 की 22 भाषाओं में से किसी में भी अधिकारों के अभिलेखों के लिप्यंतरण ट्रांसलिटरेशन की अनुमति देता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए कोल केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। व्याख्या। कथन 1 गलत है। ये अब एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित है। कथन 2 और 3 सही हैं। इसका लक्ष्य नक्शों को डिजिटल करना और भाषाई बाधा दूर करने के लिए लिप्यंतरण की सुविधा देना है। Q63 भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कितने कदम उठाए गए हैं? 1. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण PSL के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को शामिल करना। 2. स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI। 3. ऑपरेशन ग्रीन्स योजना। 4. मेगा फूड पार्कों की स्थापना। उपरोक्त में से कितने कदम उठाए गए हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। व्याख्या। सभी 4 सही हैं। सरकार ने इन सभी उपायों के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर, मेगा फूड पार्क, सप्लाई चेन, ऑपरेशन ग्रीन्स, फंडिंग PSL और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया है। Q64 केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान CIPHET के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2. यह पूरे भारत में मेगा फूड पार्क योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या।
कथन एक गलत है। CIPHET भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईकार के अधीन एक संस्थान है। कथन दो गलत है। मेगा फूड पार्क योजना खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा सीधे लागू की जाती है, न कि इस अनुसंधान संस्थान द्वारा। Q65 संसद में विपक्ष के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम 1977 के अनुसार विपक्ष के नेता को तभी मान्यता दी जाती है जब किसी पार्टी के पास सदन में कुल सीटों का कम से कम 10% हिस्सा हो। 2. विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। 3. वरीयता क्रम में विपक्ष के नेता का स्थान केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक हॉल केवल 1B केवल 2 और 3C केवल 1 और 3D केवल 3। व्याख्या। कथन एक गलत है। 10% की शर्त विपक्ष के नेता के लिए 1977 के अधिनियम में नहीं है। यह सदन के नियमों, प्रथा, मवलंकर नियम के तहत मान्यता के लिए उपयोग होती है। कथन दो गलत है। ये एक वैधानिक स्टैट्यूटरी पद है, इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं है। कथन 3 सही है। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा, वेतन और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। Q66 भारत के संदर्भ में एग्रीडेक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये राष्ट्रीय कमोडिटी और डेरिवेटिव्स एक्सचेंज द्वारा शुरू किया गया एक कृषि वायदा सूचकांक है। 2. इसमें सोयाबीन, चना, सरसों और जीरा जैसी 10 वस्तुएं शामिल हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या। कथन एक सही है। AGRIDEX भारत का पहला कृषि वायदा सूचकांक है, जिसे NCDEX नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज द्वारा लॉन्च किया गया है। कथन दो सही है। इस सूचकांक में 10 प्रमुख कृषि जिनसों जैसे सोयाबीन, सरसों, चना, जीरा आदि के प्रदर्शन को ट्रैक किया जाता है। Q67 भारत में प्रमाणन के विभिन्न मानकों और उनकी विशेषताओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रमाण मानक। मुख्य विशेषता। 1. BIS मार्क औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तुओं में भारतीय मानकों के अनुरूपता प्रमाणित करता है। 2. एगमार्क कृषि एवं संबद्ध उत्पादों के लिए गुणवत्ता प्रमाणन। 3. FPO मार्क प्रसंस्कृत फल उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता को इंगित करता है। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। व्याख्या। तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। BIS मार्क औद्योगिक वस्तुओं के लिए है, AGMARK कृषि उत्पादों के लिए और FPO मार्क फलों से बने प्रसंस्कृत उत्पादों, जैम, जूस आदि के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानक है। Q68 भारत में जैविक प्रमाणीकरण प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सहभागी गारंटी प्रणाली PGS इंडिया केवल तीसरे पक्ष के सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण की अनुमति देती है। 2. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP का क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है और यह केवल कृषि संबंधी गतिविधियों को कवर करता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन गलत हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल ना तो 1 और ना ही 2। व्याख्या। कथन एक गलत है। PGS इंडिया एक सहभागी प्रणाली है जहां किसान स्वयं एक दूसरे के उत्पादों का सत्यापन करते हैं। ये तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी पर निर्भर नहीं है। कथन दो गलत है। NPOP का क्रियान्वयन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा किया जाता है, न कि कृषि मंत्रालय द्वारा। Q69 सरकारी ई-मार्केटप्लेस जेम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2. यह केवल व्यापारिक वस्तुओं की खरीद की सुविधा प्रदान करता है, सेवाओं की नहीं। 3. स्थानीय खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए इसे भारत के बाहर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। व्याख्या। कथन एक सत्य है। जेम वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय पोर्टल है। कथन दो गलत है। जेम पर वस्तुओं, गुड्स और सेवाओं सर्विसेज दोनों की खरीद बिक्री की जाती है। कथन 3 गलत है। हालांकि यह स्थानीय खरीद को बढ़ावा देता है, लेकिन इसमें कुछ मामलों में वैश्विक निविदाओं, ग्लोबल टेंडर्स की अनुमति होती है।
Q70 लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बाय है? 1. अधिनियम में लोक परीक्षा से तात्पर्य केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित प्राधिकारियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं से है। 2. इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समझौता योग्य हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें। ए केवल 1, बी केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन 1 गलत है। यह अधिनियम मुख्य रूप से केंद्र सरकार और उसके द्वारा नामित निकायों जैसे यूपीएससी, एसएससी, एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर लागू होता है, राज्यों की सभी परीक्षाओं पर स्वतः नहीं। कथन 2 सही है। पेपर लीक और नकल रोकने के लिए इसमें कड़े प्रावधान हैं, जिससे अपराध संज्ञेय, कॉग्नाइजेबल और गैर जमानती नॉन बेलेबल बनाए गए हैं। Q71 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. दावों के शीघ्र निपटान के लिए स्मार्टफोन और रिमोट सेंसिंग जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2. इस योजना में केवल कटाई पूर्व फसल क्षति को ही कवर किया जाता है। 3. इस योजना ने पूर्ववर्ती राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS और संशोधित NAIS MNAIS का स्थान लिया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 1 और 3C केवल 2 और 3D 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन 1 और 3 सत्य हैं। PMFBY में तकनीकी उपयोग अनिवार्य है और इसने पुरानी बीमा योजनाओं को प्रतिस्थापित किया है। कथन 2 गलत है। ये योजना कटाई पूर्व के साथ साथ कटाई के बाद पोस्ट हार्वेस्ट होने वाले नुकसान और स्थानीय आपदाओं को भी कवर करती है। Q72 भारत में पशुधन जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पशुपालन विभाग द्वारा हर 10 वर्ष में पशुधन जनगणना की जाती है। 2. 20वीं पशुगणना के अनुसार भारत में कुल पशुधन जनसंख्या 500 मिलियन से अधिक थी। 3. पिछली जनगणना की तुलना में विदेशी और संकर नस्ल के मवेशियों की जनसंख्या में गिरावट देखी गई। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। व्याख्या: कथन 2 सत्य है। 20वीं जनगणना 2019 के अनुसार भारत में कुल पशुधन 535.78 मिलियन है। कथन 1 गलत है। पशुधन जनगणना हर 5 वर्ष में की जाती है, 10 वर्ष में नहीं। कथन 3 गलत है। पिछली गणना की तुलना में विदेशी और संकर क्रॉसब्रेड नस्लों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। Q73 स्वतंत्रता के बाद के भारत में कृषि क्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। क्रांति: संबद्ध क्षेत्र, अग्रणी संबद्ध व्यक्ति। 1. हरित क्रांति, खाद्यान्न, गेहूं, चावल, MS स्वामीनाथन। 2. नीली क्रांति, मत्स्य पालन, हीरालाल चौधरी। 3. श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन, वर्गीस कुरियन। उपर्युक्त में से किस पंक्ति में दी गई जानकारी सही ढंग से सुमेलित है? A होल केवल 1 और 2, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3D 1, 2 और 3। व्याख्या: तीनों युग्म सही हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन, नीली क्रांति के हीरालाल चौधरी, अरुण कृष्णन और श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड के जनक वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। Q74 भारत में कोयला क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत विश्व में कोयला का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2. भारत विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। 3. भारत का कुल कोयला आयात 2020-21 से लगातार कम हो रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2 और 3C होल केवल 2, D होल केवल 1 और 3। व्याख्या: कथन 1 सही है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। कथन 2 गलत है। चीन विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। कथन 3 गलत है। भारत का कोयला आयात मांग के कारण उतार चढ़ाव भरा रहा है, ये लगातार कम नहीं हो रहा है। Q75 विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया गया था। 2. रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक FDI प्रवाह में भारत शीर्ष 10 देशों में शामिल था। 3. रिपोर्ट में 2023 में वैश्विक FDI और विकासशील देशों में FDI दोनों में गिरावट का संकेत दिया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1 और 2B होल केवल 2, C केवल 1 और 3, D केवल 3। व्याख्या: कथन 3 सही है। 2024 की रिपोर्ट वैश्विक निवेश के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल और गिरावट की ओर संकेत करती है।
कथन एक गलत है। इसे UNCTAD संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी किया जाता है। कथन दो गलत है। हालिया रैंकिंग में भारत शीर्ष 10 की सूची से बाहर रहा है, लगभग 15वें स्थान पर। Q76 भारत के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में रही भास्कर पहल क्या है? ए. भारतीय भाषाओं में ऐतिहासिक पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने की पहल। बी. होल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विभिन्न हितधारकों को जोड़ता है। सी. होल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो प्राथमिक स्कूल के छात्रों को प्रमुख वैज्ञानिकों से जोड़ता है। डी. स्टेम क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने वाला एक एकीकृत मंच। व्याख्या विकल्प बी सही है। भास्कर भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री पोर्टल स्टार्टअप्स, निवेशकों और सलाहकारों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। Q77 भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक वर्ष 2023-24 में MSME क्षेत्र ने भारत के कुल निर्यात में लगभग 45% का योगदान दिया। 2020-21 से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में MSME द्वारा सकल मूल्यवर्धन GVA हमेशा 30% से अधिक रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या कथन एक सही है। भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में MSME क्षेत्र का योगदान लगभग 45% रहता है। कथन दो गलत है। हालांकि योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन विभिन्न वर्षों, विशेषकर कोविड काल के आसपास में ये 30% से थोड़ा नीचे रहा है, इसलिए हमेशा कहना गलत होगा। Q78 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित उद्योगों पर विचार कीजिए। 1. बिजली। 2. इस्पात। 3. सीमेंट। 4. प्राकृतिक गैस। उपरोक्त उद्योगों को 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में उनके भार के आधार पर आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करें। ए होल 4 3 1 2, बी होल 3 4 1 2, सी होल 4 3 2 1, डी होल 3 4 2 1। व्याख्या विकल्प डी सही है। 8 प्रमुख उद्योगों कोर इंडस्ट्रीज में उनके भार वेटेज का सही आरोही क्रम इस प्रकार है। सीमेंट 2.16% लेस देन प्राकृतिक गैस, 6.88% लेस देन इस्पात, 17.92% लेस देन बिजली, 19.85%। अतः सही क्रम 3 4 2 1 है। Q79 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सरकारी पहल। उद्देश्य 1. स्फूर्ति योजना पिछड़े वर्ग की महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। 2. PM विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों को उनके पारंपरिक उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाने में संपूर्ण सहायता प्रदान करना। 3. ट्रेड्स प्लेटफॉर्म सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण छूट को सुविधाजनक बनाना। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 3 और डी होल कोई नहीं। व्याख्या युग्म 2 और 3 सही सुमेलित हैं। PM विश्वकर्मा योजना कारीगरों के कौशल और बाजार पहुंच के लिए है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म MSME के बिलों की डिस्काउंटिंग और पेमेंट के लिए एक डिजिटल तंत्र है। युग्म 1 गलत है। स्फूर्ति योजना का उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को क्लस्टर समूह में संगठित कर उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाना है, न कि केवल महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए। Q80 सेनकाकू द्वीप, जिसका उल्लेख कभी कभी समाचारों में होता है, निम्नलिखित के बीच एक विवादित क्षेत्र है। ए. जापान और चीन, बी. होल चीन और दक्षिण कोरिया, सी. उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, डी. होल जापान और रूस। व्याख्या विकल्प ए सही है। सेनकाकू द्वीप पूर्वी चीन सागर में स्थित है, जिस पर जापान का प्रशासनिक नियंत्रण है, लेकिन चीन इसे दियाओयू कहता है, इस पर अपना दावा करता है। अन्य विकल्प गलत हैं। जापान और रूस के बीच कुरील द्वीप विवाद है। Q81 प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी भारतीय नागरिक होना चाहिए जिसके पास छत सहित आवासीय मकान होना चाहिए। 2. यह योजना घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए संपार्श्विक मुक्त कोलैटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराती है। 3. यह ग्रामीण परिवारों के लिए प्रति माह 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली सुनिश्चित करती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी होल केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 3। व्याख्या कथन 1 और 2 सही हैं।
यह योजना आवासीय घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी और बिना गारंटी के ऋण प्रदान करती है। कथन 3 गलत है। यह योजना प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य रखती है, 500 यूनिट नहीं। Q82 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना के अंतर्गत आते हैं? 1. बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण। 2. व्हाइट गुड्स, एयर कंडीशनर और LED। 3. रत्न एवं आभूषण क्षेत्र। 4. उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल। 5. फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG। 6. एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल ACC बैटरी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A केवल 1, 2, 4 और 6, B केवल 2, 3, 5 और 6, C केवल 4 और 6, D केवल 1, 2, 3, 4 और 5। व्याख्या। विकल्प A सही है। PLI योजना इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाइट गुड्स, सौर मॉड्यूल और ACC बैटरी जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए लागू है। अन्य विकल्प गलत हैं। रत्न एवं आभूषण 3 और सामान्य FMCG 5 वर्तमान में PLI के मुख्य 14 क्षेत्रों में उस तरह शामिल नहीं है जैसे अन्य तकनीकी क्षेत्र हैं। Q83 राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह नीति आयोग से संबद्ध एक स्वायत्त संगठन है। 2. यह केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन में सहायता करता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या। कथन 2 सही है। NPC विभिन्न सरकारी योजनाओं की दक्षता बढ़ाने और उनके मूल्यांकन में सलाहकार की भूमिका निभाता है। कथन 1 गलत है। NPC वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के तहत एक स्वायत्त निकाय है, नीति आयोग के तहत नहीं। Q84 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन ऐसा दर्जा दिए जाने के संभावित लाभ हैं? 1. किसी भी सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता के बिना एक ही परियोजना में 5,000 करोड़ रुपए तक निवेश करने की स्वतंत्रता। 2. घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विलय और अधिग्रहण में संलग्न होने की स्वायत्तता। 3. बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से निदेशक मंडल की नियुक्ति की स्वायत्तता। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। व्याख्या। कथन 1 और 2 सत्य हैं। महारत्न कंपनियों को 5,000 करोड़ रुपए तक के स्वतंत्र निवेश और रणनीतिक विलय, अधिग्रहण की वित्तीय स्वायत्तता मिलती है। कथन 3 गलत है। निदेशक मंडल की नियुक्ति में अभी भी सरकार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की भूमिका होती है। ये पूरी तरह बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त नहीं है। Q85 उपर्युक्त में से कितने सम्मेलनों प्रोटोकॉल के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करती है? 1. BBNJ समझौता BBNJ। 2. जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD। 3. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 4. UNCCD ऑफ UNCCD। 5. मिनामाटा कन्वेंशन। 6. बेसल कन्वेंशन। उपर्युक्त में से कौन सा विकल्प सही है? A होल केवल 3, B होल केवल 4, C होल केवल 5, D सभी 6। व्याख्या। विकल्प B सही है। GEF मुख्य रूप से 5 सम्मेलनों के लिए वित्तीय तंत्र है: CBD, UNCCD, मिनामाटा कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक और UNFCCC। यहां दिए गए विकल्पों में से 2, 4, 5 और हालिया BBNJ1 इसके दायरे में आते हैं। अन्य विकल्प गलत हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अपना अलग मल्टीलैटरल फंड है। Q86 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। आर्थिक संकेतक द्वारा प्रकाशित। 1. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP। आर्थिक सलाहकार कार्यालय। 2. उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण ASI। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। 3. क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI। श्रम ब्यूरो। उपर्युक्त में से कौन सा से युग्म सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 1 और 2D केवल 1 और 3। व्याख्या। युग्म 2 सही है। ASI का प्रकाशन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, जो पहले CSO का हिस्सा था, द्वारा किया जाता है। युग्म 1 गलत है। IIP को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO प्रकाशित करता है, न कि आर्थिक सलाहकार कार्यालय जो WPI जारी करता है। युग्म 3 गलत है। PMI को निजी संस्थाओं जैसे S&P ग्लोबल द्वारा जारी किया जाता है, श्रम ब्यूरो द्वारा नहीं।
Q87 हाल ही में घोषित कपास उत्पादकता मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका उद्देश्य लंबे स्टेपल वाले कपास के स्थान पर छोटे स्टेपल वाले कपास की खेती को बढ़ावा देना है। 2. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग DARE मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2 दोनों D, न तो 1 न ही 2। व्याख्या: कथन 2 सही है। डरे और आईकार तकनीकी सहायता और कार्यान्वयन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कथन 1 गलत है। मिशन का उद्देश्य लंबे स्टेपल एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल -ELS कपास की उत्पादकता बढ़ाना है, क्योंकि भारत इसकी कमी के कारण आयात पर निर्भर है। Q88 भारत में ई-कॉमर्स मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मार्केटप्लेस मॉडल में ई-कॉमर्स कंपनी क्रेता और विक्रेता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। 2. इन्वेंट्री मॉडल में ई-कॉमर्स कंपनी माल का मालिक होती है और उसे सीधे उपभोक्ताओं को बेचती है। 3. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति स्वचालित मार्ग के तहत मार्केटप्लेस मॉडल और इन्वेंट्री मॉडल दोनों में 100% FDI की अनुमति देती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1, D 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। ये ई-कॉमर्स के 2 बुनियादी मॉडल हैं। मार्केटप्लेस जैसे अमेजन का प्लेटफॉर्म केवल मंच देता है, जबकि इन्वेंट्री मॉडल में कंपनी खुद सामान स्टॉक करती है। कथन 3 गलत है। भारत में मार्केटप्लेस मॉडल में 100% FDI की अनुमति है, लेकिन इन्वेंट्री मॉडल में FDI पर प्रतिबंध है, अपवादों को छोड़कर। Q89 भारत में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT की एक पहल है। 2. यह एक केंद्रीकृत डिजिटल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहां खरीदार विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सामान खरीद सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2 दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन 1 सही है। ONDC की स्थापना DPIIT द्वारा ई-कॉमर्स क्षेत्र में एकाधिकार खत्म करने और छोटे विक्रेताओं को अवसर देने के लिए की गई है। कथन 2 गलत है। ONDC एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल है। यह अमेजन या फ्लिपकार्ट की तरह कोई ऐप नहीं है, बल्कि एक ऐसा जरिया है जिससे अलग अलग ऐप्स के खरीदार और विक्रेता आपस में जुड़ सकते हैं। Q90 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कुछ मशरूम बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं तथा अंधेरे में प्रकाश उत्सर्जित कर सकते हैं। 2. कुछ मशरूम जहरीले होते हैं और उन्हें नहीं खाना चाहिए। 3. कुछ मशरूम प्रोटीन का समृद्ध स्रोत होते हैं और इनका सेवन सुरक्षित होता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। व्याख्या: सभी कथन सही हैं। मशरूम की हजारों प्रजातियां हैं। कुछ प्रजातियां जैसे घोस्ट फंगस रात में चमकती हैं। कई प्रजातियां जैसे बटन मशरूम प्रोटीन और विटामिन का अच्छा स्रोत हैं, जबकि कुछ जंगली मशरूम जैसे डेथ कैप जानलेवा जहरीले होते हैं। Q91 क्रूज भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस मिशन का लक्ष्य 2029 तक भारत में क्रूज यात्री यातायात को दोगुना करना है। 2. इसकी योजना 10 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्रूज टर्मिनल विकसित करने की है। 3. समुद्री क्रूज पर्यटन के साथ साथ इसका उद्देश्य नदियों और अंतर्देशीय जलमार्गों में भी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। व्याख्या: कथन 3 सही है। यह मिशन तटीय और अंतर्देशीय नदी दोनों तरह के क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। कथन 1 गलत है। मिशन का लक्ष्य 2029 तक क्रूज यात्रियों की संख्या को 5 गुना, लगभग 10 लाख से 50 लाख तक पहुंचाना है, न कि केवल 2 गुना। कथन 2 गलत है। मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर इससे अधिक संख्या में टर्मिनलों के आधुनिकीकरण और विकास की योजना है। Q92 अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC का सबसे अच्छा वर्णन करता है? A. भारत जैसे स्थानों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रमुख व्यावसायिक कार्यों के लिए अपतटीय केंद्रों की स्थापना। B होल
कौशल प्रशिक्षण केंद्र, जिनका उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से संबंधित कौशल प्रदान करना है। सी बॉल, महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह और हवाई अड्डे, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण नोडल बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। डी, दुनिया भर में सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम, जिनका उद्देश्य मानव पूंजी और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। व्याख्या: विकल्प ए सही है। जीसीसी ऐसी इकाइयां हैं जिन्हें वैश्विक कंपनियां भारत जैसे देशों में आईटी, वित्त और अनुसंधान (R&D) जैसे कार्यों को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए स्थापित करती हैं। अन्य विकल्प गलत हैं। ये सामान्य प्रशिक्षण या बुनियादी ढांचे से संबंधित हैं, न कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संचालन केंद्रों से। Q93 ई-श्रम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। 2. इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 3. पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को उनके आधार से जुड़ा एक सार्वभौमिक खाता संख्या प्राप्त होता है, जिससे लक्षित कल्याणकारी योजनाओं और लाभों का वितरण संभव हो जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल सिर्फ 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। ई-श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, प्रवासी, निर्माण श्रमिक आदि को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए आधार से जुड़ा 12 अंकों का यूएएन कार्ड जारी करता है। Q94 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दूरसंचार क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उपभोक्ताओं की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क बाजार है। 2. वर्तमान में दूरसंचार क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है। 3. वर्तमान में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5G दूरसंचार सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 1 और 3, सी होल केवल 2, डी होल केवल 2 और 3। व्याख्या: कथन 2 और 3 सही है। सरकार ने टेलीकॉम क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति दी है और भारत में 5G का विस्तार बहुत तेजी से लगभग सभी राज्यों में हो चुका है। कथन 1 गलत है। उपभोक्ताओं की संख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, चीन पहले स्थान पर है। Q95 निम्नलिखित भारतीय शहरों पर विचार करें जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UCCN) का हिस्सा हैं। UCCN सिटी। वर्ग: 1. कोझिकोड। साहित्य: 2. हैदराबाद। पाक, गैस्ट्रोनॉमी। 3. ग्वालियर। संगीत। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। व्याख्या: तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। कोझिकोड को साहित्य के लिए, हैदराबाद को पाक कला, बिरयानी खाना के लिए और ग्वालियर को ऐतिहासिक संगीत विरासत के लिए यूनेस्को नेटवर्क में शामिल किया गया है। Q96 राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये एक वैधानिक निकाय है। 2. यह भारत में व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली से संबंधित प्रमाणन निकायों और मूल्यांकन एजेंसियों को मान्यता प्रदान करता है तथा उनके कामकाज की निगरानी करता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। व्याख्या: कथन 2 सही है। NCVET कौशल विकास क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन और प्रमाणन निकायों को विनियमित करता है। कथन 1 गलत है। NCVET वर्तमान में एक गैर सांविधिक नॉन स्टैट्यूटरी निकाय है जिसे सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से गठित किया गया था। Q97 भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निवेश मॉडल का प्रकार। विशेषताएं। 1. BOT बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। सरकार सभी निर्माण और रखरखाव लागत वहन करती है। 2. HAM हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। परियोजना की लागत सरकार और निजी क्षेत्र के बीच साझा की जाती है। 3. EPC इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण। निजी क्षेत्र परियोजना का वाणिज्यिक और मुद्रास्फीति जोखिम वहन करता है। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल सिर्फ 2, सी होल तीनों। व्याख्या: युग्म 2 सही सुमेलित है। हम में सरकार 40% लागत एन्युइटी के रूप में देती है और बाकी निजी क्षेत्र लगाता है। युग्म 1 गलत है। BOT मॉडल में निजी कंपनी निर्माण और संचालन की पूरी लागत और जोखिम उठाती है, न कि सरकार। युग्म 3 गलत है। EPC मॉडल में जोखिम और पूरी लागत सरकार की होती है, निजी कंपनी केवल ठेकेदार के रूप में काम करती है।
Q98 निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार सक्षमता और विपणन टीम पहल का प्राथमिक उद्देश्य है? ए. होल ई कॉमर्स मार्केटप्लेस का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए डिजिटल उपकरणों और मार्गदर्शन के साथ एमएसएमई को सशक्त बनाना। बी. आपूर्ति श्रृंखला संपर्कों को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों एसएचजी को शहरी बाजारों से जोड़ना। सी. होल देश के किसानों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे देश में उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद बेचने में सक्षम बनाना। डी. जनजातीय लोगों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लघु वन उपज की बिक्री को समर्थन और बढ़ावा देना। व्याख्या। विकल्प ए सही है। टीम योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई को डिजिटल कॉमर्स और ओएनडीसी जैसे नेटवर्क से जोड़ने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। Q99 निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI जारी करता है? ए. होल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी. विश्व आर्थिक मंच, सी. विश्व बैंक, डी. आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। व्याख्या। विकल्प सी सही है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो व्यापार रसद लॉजिस्टिक्स की दक्षता के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है। Q100 निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। 1. मुद्रास्फीति जनित मंदी स्टैगफ्लेशन। 2. अपस्फीति डिफ्लेशन। 3. मंदी रिसेशन। 4. रेंगती मुद्रास्फीति क्रीपिंग इन्फ्लेशन। उपर्युक्त में से कितनी स्थितियों में किसी देश में बेरोजगारी का स्तर बढ़ने या सामान्यतः उच्च बने रहने की संभावना है? ए. होल केवल 1, बी. होल सिर्फ 2, सी. होल केवल 3, डी. होल सभी 4। व्याख्या। विकल्प सी सही है। स्टैगफ्लेशन महंगाई जोड़ मंदी, डिफ्लेशन कीमतों में गिरावट से उत्पादन में कमी और रिसेशन आर्थिक गिरावट। इन तीनों ही स्थितियों में आर्थिक गतिविधि धीमी होने के कारण बेरोजगारी बढ़ती है। स्थिति 4 गलत है। रेंगती मुद्रास्फीति कम और स्थिर महंगाई को अक्सर अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह उत्पादन और रोजगार को प्रोत्साहित करती है।